प्रिय सिविल सेवक आकांक्षियों, मैं आप सभी का बघेल ट्यूटोरियल्स के इस समसामयिक श्रृंखला में स्वागत करता हूं। आज हम लोगों के समकक्ष दो विषय हैं। पहला है क्षेत्रीय परिषद और दूसरा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और भारत की भूमिका। जो पहला विषय है क्षेत्रीय परिषद, आइए उसको हम लोग देखते हैं। और ये आप देख रहे हैं, यह भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं। ये दोनों इकट्ठा हुए थे कहाँ? तो भोपाल में। कब हुए थे? तो 22 अगस्त को। 22 अगस्त को दरअसल साथियों मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक थी और 23वीं बैठक के दौरान अमित शाह जी ने कुछ बात कही और इस बैठक और अमित शाह द्वारा कही गई बातों के कारण ही यह विषय चर्चा में है। तो आइए देखते हैं क्या है मामला। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की है और इस दौरान उन्होंने कुछ बातें कही, उसको जान लेते हैं। उन्होंने पहला कहा कि ये जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल है, ये पहले बीमारू राज्य थे, लेकिन आज यह जो राज्य हैं प्रमुख राज्य के रूप में उभर कर सामने आए हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि आज ये जो राज्य हैं मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल, इनका आज राष्ट्र में अनाज उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। ये दो बातें उन्होंने कही हैं। आगे देख लेते हैं। अब अगर आप इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रहे होंगे और यह विषय आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं लग रहा होगा तो आप सावधान हो जाइए और इस प्रश्न को हल कर देखिए। अगर आप इस प्रश्न को हल कर लेते हैं तो आपकी तैयारी सही दिशा में है और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप आत्मचिंतन करिए कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं या नहीं। अगर आपका मुंह हिंद महासागर की ओर है तो आप हिमालय पे कभी नहीं चढ़ सकते हैं। तो इस प्रश्न को आपको जरूर हल करना चाहिए। आइए चलते हैं, इस प्रश्न को हम लोग अंतिम में हल करेंगे। पहले क्षेत्रीय परिषद को समझ लेते हैं। तो जो क्षेत्रीय परिषद की बैठक थी वहां पर कुछ बहुत अच्छी बातें कही हैं वहां पर। तो ये देख रहे होंगे मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलवाद की समस्या से सख्ती से निपटने के साथ साथ इन क्षेत्रों में विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ शामिल है। तो इस 4 राज्यों में से जो 3 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यह नक्सल प्रभावित राज्य हैं और यही इनकी प्रमुख समस्या है। और अगर इस समस्या को हल करना है तो तीनों राज्यों को साथ आना पड़ेगा। तो आगे कहते हैं कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं तो उससे नक्सलवादी जो घटनाएं हैं उसमें कमी आई है। तो नक्सलवादी घटनाओं को समझने में ये बयान आपके काम आएगा। आप नक्सलवाद को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो 2019 में वामपंथी उग्र हिंसा में जो वामपंथी घटनाओं है उनकी संख्या में कमी आई है। 2258 था जो घटकर 509 हो गया है। इसी तरीके से वो कहते हैं जो उग्रवादी हिंसा होते हैं वामपंथी या नक्सलवादी, उसमें लोगों की जान जाती है। तो वो जानों की जो संख्या है उसमें भी कमी आई है। 1005 से 147 में पहुंच गया 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में। श्री शाह ने कहा है कि इस दौरान पुलिस थानों पर आम जो वामपंथी उग्रवादी हमला है उसकी संख्या में भी कमी आई है। आगे वो कहते हैं कि सरकार जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उस क्षेत्र में इस समस्या के उन्मूलन के लिए कई काम कर रही है और ये नए सुरक्षा कैंप खोले जा रहे हैं, उसकी भी बात कही गई है। तो आप यहाँ पर जब भी आप नक्सलवादी समस्याओं के बारे में बात करेंगे तो ये जो पहला पॉइंट आपको बता रहा है कि नक्सलवादी घटनाओं की संख्या के बारे में बताएंगे। जब भी आप विश्लेषण करेंगे तो घटना में कमी आई है, वृद्धि आई है। उसके बाद इस जो घटनाएं होती हैं नक्सलवादी उग्रवादी, तो इसमें लोगों की कितनी जान जाती है, इसको भी आप बताएंगे। तीसरा आप ये बताएंगे कि इसमें कितना पुलिस थानों पर, सुरक्षा बलों पर कितने हमले किए गए, क्योंकि यह नक्सल जो नक्सल है उनके दुस्साहस को दर्शाता है। आगे चौथा बताएंगे किसके लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं, कितने सुरक्षा कैंप खोले जा
रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों को कितने आधुनिक हथियार दिए जा रहे हैं, उनकी प्रशिक्षण की व्यवस्था क्या है, और यह जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें विकास के कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं। तो यह मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो मुख्य बातें हैं वो है नक्सल की समस्या। आगे चलते हैं और क्षेत्रीय परिषद को समझने का काम करते हैं। क्षेत्रीय परिषद को आंचलिक परिषद भी कहा जाता है और अंग्रेजी में जोनल काउंसिल कहा जाता है। इस क्षेत्रीय परिषद का हमारे संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है, अतः यह एक वैधानिक निकाय है। यह जो क्षेत्रीय परिषद का जो विकास है और इसकी जो जड़ है वो कहाँ जाती है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में एक गठित की गई थी समिति, उसके सुझाव पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और ये जो राज्य थे ये भाषा के आधार पर बंट रहे थे। देश में भाषा के आधार पर तनातनी का माहौल था, राज्यों का भाषा के आधार पर विभाजन हो रहा था। तो ऐसे वक्त में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने ये जो राज्य बढ़ रहे थे उनको एक साथ लाने के लिए 5 से 6 क्षेत्रीय परिषद के गठन का सुझाव दिया। और ये जो क्षेत्रीय परिषद गठन किए जाएंगे ये सहकारी संस्कृति के आधार पर कार्य करेंगे। और ये जो क्षेत्रीय परिषद का जो गठन होगा यह राज्यों के बीच में यानी अंतर्राज्यीय संबंधों को तथा केंद्र एवं राज्यों के संबंधों को मधुर बनाने के लिए कार्य करेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के दौरान भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने क्षेत्रीय परिषद के गठन का सुझाव दिया था। आगे देखेंगे तो इस जो नेहरू जी का मत था कि यह सहकारी कार्य संस्कृति को बढ़ावा देगा और 4 या 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाएगा। यह सुझाव पंडित नेहरू ने ऐसे समय दिया था जब भाषाई प्रतिरूप पर राज्यों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप भाषाई शत्रुता और कड़वाहट हमारे राष्ट्र के ताने बाने के लिए खतरा बन रही थी। बहुत महत्वपूर्ण। इस स्थिति के प्रतिकार के रूप में, इस स्थिति के अगेंस्ट में, इस स्थिति के लड़ाई में यह सुझाव दिया गया था कि इन शत्रुताओं के प्रभाव को कम करने के लिए एक उच्च स्तरीय सलाहकार मंच स्थापित किया जाना चाहिए। तो ये जो क्षेत्रीय परिषद है इसकी प्रकृति सलाहकारी है न कि बाध्यकारी है, यह आपको समझ में आना चाहिए पांडुरंगा। आगे चलते हैं और यह मंच अंतरराज्यीय समस्याओं को हल करने और अंतरराज्य और केंद्र राज्य संबंधों को स्वस्थ बनाएगा। 2 पॉइंट है, अंतरराज्यीय और केंद्र राज्य। केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध को मधुर करेगा और अन्य राज्य है उनके आपस के संबंधों को भी मधुर करेगा। कैसे करेगा आगे देखते हैं। तो ये देखते हैं आंचलिक परिषदों की संरचना को हम लोग देख लेते हैं। तो पंडित नेहरू के दृष्टिकोण के आलोक में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है। इनमें से प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद की वर्तमान संरचना निम्नानुसार है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य है, तो हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू और कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ शामिल है। इसी तरीके से जो सेंट्रल जोनल काउंसिल है, सेंट्रल यानी मध्य क्षेत्रीय परिषद, इसको केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद भी कहते हैं। ये मध्य केंद्र के जगह मध्य होगा। सेंट्रल जोनल काउंसिल है, इसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल है। कभी भी आपकी प्रारंभिक परीक्षा में आएगा छत्तीसगढ़ कौन से जोनल काउंसिल में शामिल है, तो आप बताएंगे किसमें, तो मध्य क्षेत्रीय परिषद में। किसके साथ? उत्तराखंड के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ और मध्य प्रदेश के साथ। आगे चलते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन है? बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, सिक्किम है और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल है। इसमें से इसको सिक्किम को निकाल दिया गया है। अभी देखेंगे कब निकाला गया था। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद जिसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य और दमन और दीव दादरा नगर हवेली शामिल है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी शामिल है। अभी जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं इनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। उत्तर पूर्वी राज्यों में परिषदों के गठन के लिए एक अधिनियम बनाया गया था, पूर्वी परिषद अधिनियम 1972। और इसी में जो उत्तर पूर्वी के राज्य हैं असम हो गए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय इसी में शामिल है। और इस अधिनियम में वर्ष 2002 में संशोधन किया गया और इसमें सिक्किम को भी शामिल कर लिया गया। आगे चलते हैं। तो संरचना ध्यान
रखेंगे ये कितने जोनल काउंसिल हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए क्या व्यवस्था की गई है, सिक्किम किसमें शामिल है, और अगर पूर्वी परिषद अधिनियम 1972 के तहत शामिल है तो इसको कब शामिल किया गया था, क्योंकि सिक्किम मूल रूप से इसमें शामिल नहीं किया गया था। इस अधिनियम में संशोधन किया गया वर्ष 2002 में और सिक्किम को शामिल किया गया, और छत्तीसगढ़ किसमें शामिल है ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्षेत्रीय परिषद की समितियां को देख लेते हैं। क्षेत्रीय परिषद की समिति बनाई जाती है और इस समिति में जो भी, जैसे कि ये इस समिति में मुख्य राज्यों के मुख्य सचिव इसके सदस्य होते हैं। तो अगर मैं मान लूं मध्य क्षेत्रीय परिषद है, मध्य क्षेत्रीय परिषद है और इसके सदस्य कौन कौन है, तो एमपी और सीजी और यहाँ पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो इन राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं वह इसके सदस्य होंगे, और यह जो मुख्य क्षेत्रीय परिषद है यही विषय का निर्धारण करता है। जब बैठक होगी तो किस विषय पर चर्चा होगी, कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, इन सब का निर्धारण का कार्य किसका है, तो इन्हीं क्षेत्रीय परिषद की समितियों का है। आगे चलते हैं, आंचलिक परिषदों की संगठनात्मक संरचना को देख लेते हैं। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके उपाध्यक्ष राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं जो 1 वर्ष के लिए होते हैं और घूर्णन द्वारा वो बदलते रहते हैं। प्रत्येक जोन में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री घूर्णन द्वारा उस जोन के लिए जोनल काउंसिल के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। प्रत्येक एक समय में 1 वर्ष की अवधि के लिए धारण करते हैं। महत्वपूर्ण कि जोनल काउंसिल के उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। किस विधि द्वारा, घूर्णन विधि द्वारा। कितने समय के लिए, 1 वर्ष के लिए। और इसके सदस्य में कौन होते हैं, तो ये देख रहे हैं, तो मुख्यमंत्री तो हो ही गए, राज्यपाल मनोनीत कर सकता है, अन्य मंत्रियों को भी कर सकता है, और केंद्र शासित प्रदेश के भी 2 सदस्य शामिल होते हैं। सलाहकार में योजना आयोग, अभी केंद्रीय योजना आयोग तो है नहीं लेकिन नीति आयोग है, तो लेकिन राज्यों में योजना आयोग अभी भी कार्य कर रहा है। तो योजना जो आयोग के सदस्य शामिल होते हैं, मुख्य सचिव शामिल होते हैं, और जो भी राज्य सरकार नामित करेगा वो भी शामिल होते हैं, अधिकारी या विकास आयुक्त। तो सलाहकार में ध्यान रखेंगे योजना आयोग के सदस्य, मुख्य सचिव और जो भी सरकारी अधिकारी जो सरकार नामित कर दे वो भी भाग ले सकते हैं। केंद्रीय मंत्रियों को भी आवश्यकता के आधार पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो ये संरचना बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं और छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स में इससे जुड़े प्रश्न भी आ चुके हैं, सावधान रहिएगा। आगे चलते हैं, क्षेत्रीय परिषद की भूमिका। तो क्षेत्रीय परिषद की जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी प्रकृति कैसी है, तो सलाहकारी है। अगर सलाहकारी प्रकृति रहती है तो जो चर्चा होती है वह स्वतंत्र रूप से होती है, चर्चा स्वतंत्र रूप से होती है और स्पष्ट होती है। अगर बाध्यकारी होती है तो वहाँ जो सभी लोगों के जो मस्तिष्क होता है, जो विचारधारा होते हैं, जो प्राथमिकताएं होते हैं वो संकुचित हो जाते हैं। लेकिन जब सलाहकारी प्रकृति होता है तो चर्चाएं बहुत ही उत्पादक प्रकृति की होती हैं। तो इसकी भूमिका वही है। क्षेत्रीय परिषद एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करता है जहाँ केंद्र और राज्यों के बीच की परेशानी को, केंद्र और राज्य, देखिए इसमें 2 बातें हैं, सेंटर और स्टेट्स और इंटर स्टेट्स, केंद्र राज्य संबंध और अंतरराज्यीय संबंध, इन दोनों को मधुर बनाने का काम ही करता है क्या, क्षेत्रीय परिषद। इन केंद्र और राज्यों को, अंतर राज्यों को आपस में साथ लाने के लिए कार्य करता है यह क्षेत्रीय परिषद। आगे देखेंगे, सलाहकारी निकाय होने के नाते उनकी बैठकों में विचार के स्वतंत्र और स्पष्ट आदान प्रदान की गुंजाइश है। उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय एकता लाना, नेशनल यूनिटी को कायम करना, त्रिव राज्य चेतना यानी कि मतलब राज्य की प्राथमिकताओं को राष्ट्र स्तर से पृथक कर पहले रखना। राज्य ही सर्व है, राष्ट्र को ध्यान में नहीं रखा जाता है, ऐसे विचारधारा को रोकना है। क्षेत्रवाद की जो विचारधारा का विरोध करना है, भाषावाद का विरोध करना है, क्योंकि भारत एक राष्ट्र है, और विशिष्ट प्रवृत्तियों के विकास को रोकना है। केंद्र और राज्यों को सहयोग करना और विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान करने में सक्षम बनाना। जब बैठक होगी तो गुजरात की अच्छी प्रथाएं महाराष्ट्र में जाएंगी, जब मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी तो उत्तर प्रदेश की बेहतर प्रथाएं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट छत्तीसगढ़ अपनाएगा। छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय
न्याय योजना जैसी अहम प्रथाओं को उत्तर प्रदेश अपनाएगा तो ऐसे विचारों का भी आदान प्रदान होता है। विकास परियोजनाओं के सफल और त्वरित निष्पादन के लिए राज्यों के बीच सहयोग माहौल स्थापित करना। अभी विकास परियोजना है, कोई बांध बन रहा है और नदी एक से दो राज्यों में बहती है तो उनके बीच में समन्वय स्थापित करना जरूरी है, क्योंकि जल के बंटवारों को लेकर आप देखेंगे विवाद भी उत्पन्न होता है। कावेरी जल विवाद है, सतलज जल विवाद है और कभी कभी तो हिंसात्मक घटनाएं भी होती हैं। तो इन सब की समस्याओं को हल करेगा ये क्षेत्रीय परिषद। आगे चलते हैं। विशेष रूप से एक क्षेत्रीय परिषद निम्नलिखित के संबंध में चर्चा कर सकती है और सिफारिश कर सकती है। आर्थिक और सामाजिक नियोजन के क्षेत्र में सामान्य हित का कोई भी मामला, इकोनॉमिक एंड सोशल जो प्लानिंग उसके क्षेत्र में सीमा विवाद है, जैसे छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बीच में महानदी का विवाद है, असम और मेघालय के बीच में सीमा विवाद है, असम और त्रिपुरा के बीच में, असम और नागालैंड के बीच में, तो सीमा विवाद को भाषाई अल्पसंख्यकों को, अभी आप जानते हैं कि जो राज्य है या जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं वो लोग पृथक राज्य की मांग करते हैं। तो इन सभी जो मामले हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित या उससे उत्पन्न कोई भी मामला, तो इन सब पे सिफारिश कर सकती है। इसकी बैठक कौन तय करता है? तो परिषद का अध्यक्ष तय करता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो आइए अब देख लेते हैं इससे जुड़े प्रश्न को हम लोग। इससे जुड़े प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं साथियों। ये प्रश्न को आप देख रहे होंगे। क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में विचार कीजिए। मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तराखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी शामिल है, अभी हम लोगों ने सीखा, यानी कि यह कथन सही है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्य चुनौती नक्सलवाद है, यह भी हम लोगों ने सीखा जरूर, हाँ ये भी सही है। मध्य क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद के ही नहीं, सभी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। क्षेत्रीय परिषद की अवधारणा राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ जुड़ी हुई है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन 4 सही है कि सभी कथन सही हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं। अभी यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक संपन्न हुई और इसमें जो आप अभी जानते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य है, तो इसमें जो भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं कंबोज मोहतरमा ने वहाँ कुछ बातें कही हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने यहाँ जो बातें कही हैं वो लिखी हुई हैं, मैं आपको उसका सार बताता हूँ। पहली बात उन्होंने कहा कि सभी देशों को एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। कोई भी देश एक तरफा कार्यवाही से बचे। एक तरफा कार्यवाही के जरिए किसी भी संगठन से, किसी भी समझौते से बाहर निकलने से बचना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करने के लिए सभी देशों को आपसी विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। ये उन्होंने कुछ बातें कही। दूसरी बात उन्होंने कही है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंड से बचना चाहिए। यह उन्होंने चीन के रवैये के लिए कहा है। चीन एक तरफ आतंकवाद की निंदा करता है तो वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय सूची में डालने के लिए भारत के प्रस्ताव को रिजेक्ट भी करता है। तो ये दोहरे मानदंड से बचना चाहिए। तो ये उन्होंने यहाँ मुख्य बातें कही। यहाँ पर एक मुख्य बात और है, उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने कहा है कि ये जो संयुक्त राष्ट्र है ये खतरे में है। अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो अन्य जो लोकतांत्रिक समूह है इसकी जगह ले लेंगे। आगे चलते हैं और ये प्रश्न है, अगर आप इस प्रश्न को हल कर लेते हैं तो आप वीडियो को आगे देखिए, न देखिए आपकी मर्जी है, लोकतंत्र है। लेकिन अगर आप इस प्रश्न को हल नहीं कर पाते हैं साथियों, तो यह वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए और इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो इसमें प्रश्न आपके प्रारंभिक परीक्षा में भी आ चुके हैं और मुख्य परीक्षा में भी इससे जुड़े प्रश्न आ चुके हैं। और ये जो मुख्य परीक्षा में इसी वर्ष सुरक्षा परिषद से संबंधित सवाल पूछे गए थे रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर, और प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न आते रहे हैं। आगे चलते हैं
हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में या संयुक्त राष्ट्र के बारे में कुछ महान लोगों ने कुछ बातें कही, उसको जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। ऐसा कौन कहते हैं? तो डैग हैमरशोल्ड। ये संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव थे, अभी उनकी जगह पर एंटोनियो गुटरेस हैं वर्तमान में। ये जो हैमरशोल्ड हैं ये स्वेज नहर की समस्या को सुलझाने के लिए जाने जाते हैं और इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया है। नोबेल प्राइज से भी इनको नवाजा गया है। तो ये कहते हैं कि ये संयुक्त राष्ट्र है, इसका उद्देश्य मानवता को नर्क बनने से बचाना है, स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं। आपने देखा कि जो ये हैमरशोल्ड महोदय हैं उन्होंने क्या कहा। आगे देख लेते हैं। भारत के एक बहुत ही महान विद्वान पुरुष हैं शशि थरूर, वो भी क्या कहते हैं? वे कहते हैं जो संयुक्त राष्ट्र है ये बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? यहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे का सर खाते हैं बातचीत के जरिए अपने पक्ष रखकर, लेकिन यह युद्ध के मैदान में एक दूसरे के सर कलम करने से तो बेहतर एक दूसरे का सर ही खा ले। तो वे कहते हैं, जैसा कि चर्चिल कहते थे, हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जबान लड़ाई जाए। क्या यह बात बेहतर नहीं है कि एक ऐसी जगह भी हो जहां दुनिया के सारे देश एक हो और कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे का सर खाएं बनिस्पत लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर कलम करने के। तो ये दो मुख्य बातें आपको संयुक्त राष्ट्र की महत्ता को दर्शाते हैं। आगे चलते हैं और शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भी सुधार के अवधारणा है इसको आप जरूर पढ़िएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो संयुक्त राष्ट्र में जो संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, तो उसमें दो तरीके के सुधार की गुंजाइश पूरे विश्व स्तर पर की जा रही है। पहला तो है संरचनात्मक सुधार और दूसरा है उसके न्याय अधिकार और उसकी प्राथमिकताओं में सुधार। तो जो संरचना में सुधार है और उसके जो न्याय अधिकार या प्राथमिकता में सुधार है, इसको लेकर सभी देशों का मानना है कि सुधार होना चाहिए। लेकिन यह कैसे होना चाहिए, कब होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, इस पर सभी देश एक मत नहीं है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार अभी भी लंबित है। और ये जो आप देख रहे होंगे तो दो तरीके के सुधार हैं। तो जो संरचनात्मक सुधार है उसमें यह बात कही जा रही है कि ये जो स्थायी सदस्य हैं और जो अस्थायी सदस्य हैं, थोड़ा सा हम लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की संरचना को जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर हैं? तो 15 मेंबर हैं। इस 15 मेंबर में 5 मेंबर स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं। इनको P5 भी कहा जाता है, परमानेंट 5। इसमें कौन कौन है? तो USA है और हम पर राज्य करने वाला ब्रिटेन है और फ्रांस है और रसिया है और चीन है। और जो 10 अस्थायी सदस्य हैं इनका चुनाव होता है। इनका चुनाव कौन करता है? तो महासभा करता है। इनकी चुनाव की अवधि जब ये चुने जाते हैं तो कितने साल तक सदस्य रहते हैं? तो 2 वर्ष के लिए सदस्य रहते हैं। अभी इस 10 अस्थायी सदस्य में भारत भी शामिल है। तो ये आप देख रहे होंगे और यहाँ से यह बात समझना है कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें टोटल 15 मेंबर हो गए। इसमें टोटल 15 मेंबर हो गए हैं और इस 15 मेंबर में से इस सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अध्यक्ष देख लेते हैं। तो इसके जो 15 सदस्य हैं घूर्णन विधि द्वारा 1 महीने के लिए इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो भारत अभी जून महीने की अध्यक्षता कर रहा था, अब दिसंबर की करेगा। तो दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत के पास आ जाएगी। तो संरचनात्मक सुधार में यही कहा जा रहा है कि ये जो स्थायी सदस्यों की संख्या है और अस्थायी सदस्यों की संख्या है इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। क्योंकि जब यह बना था संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर
1945 को जब यह बना था तो उस समय संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सदस्यों की संख्या कम थी, तो इसकी संख्या बढ़ती गई, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की संख्या में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। 1965 में इसमें परिवर्तन किया गया था, 11 से 15 कर दिया गया था। तो एक तो इनके सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए, इसमें भी और इसमें भी, यह संरचनात्मक सुधार में है। दूसरा है क्या, इसके न्याय अधिकार और प्राथमिकताओं में सुधार है। तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, जो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है, वह उसका मुख्य कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना। तो कई लोगों का मानना है कि इसकी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित होना चाहिए, जबकि कई देशों का मानना है कि इसको विकास के कार्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। विकास के कार्य जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, बिजली हो गया, सड़क हो गया, ऊर्जा हो गया, पर्यावरण हो गया। तो ये आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इन सबको अच्छे से पढ़िएगा और अपने संयुक्त राष्ट्र से संबंधित अवधारणाओं को मजबूत करेंगे आप लोग। आगे देखते हैं, भारत भी सुधार चाहता है संयुक्त राष्ट्र में, और भारत का दृष्टिकोण बहुत व्यापक है। बाकी देश तो चाहते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अपना जो ध्यान है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में ही केंद्रित करे, लेकिन भारत का मानना है जब तक विश्व में विकास को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तब तक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना अत्यंत कठिन कार्य होगा। तो पहले आप विकास को बढ़ावा दीजिए और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित हो जाएगी। आगे देख लेते हैं कि इसको आप भी पढ़िएगा, तो देख लेते हैं कि ये कुछ चीजें लिखी हुई हैं। तो पहला वाला आप लोग पढ़िएगा, तो इसमें है भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर है। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या स्थिर रही है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सदस्यों की संख्या खूब बढ़ी है। भारत का मानना है कि इसमें सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र की हानि हुई है। भारत का तर्क है कि परिषद का विस्तार करने पर वह ज्यादा प्रतिनिधित्व मूलक होगी। तो ये ध्यान में रखेंगे, विस्तार चाहता है, जो हम लोग पहले भी बात करें, हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या 1965 में 11 से बढ़ाकर 15 की गई थी। 1965 से पहले स्थायी सदस्यों की संख्या 5 थी और अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 थी। इसको कितना कर दिया गया, 4 इसमें ऐड करके इसको कर दिया गया 10, इसको कर दिया गया 10, तो टोटल हो गए 15। आगे देख लेते हैं, और ये जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसमें आप जानते हैं ये जो स्थायी सदस्य हैं, ना ही इसमें साउथ अमेरिका का कोई देश है और ना ही इसमें अफ्रीका का कोई देश है। तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्य हैं उसमें तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। तो कितनी डिस्पेरिटी आपको दिखती है। ये जो सुरक्षा परिषद है प्रासंगिक नहीं रह गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तो इसमें सुधार की और मांगे उत्पन्न हो रही हैं विश्व भर में, और इसमें विकासशील देशों का भी प्रॉपर प्रतिनिधित्व नहीं है। इसमें देखेंगे तो सभी के सभी जो है विकसित राज्य हैं। चीन भले अपने आप को विकासशील कहता है, लेकिन जमीनी स्तर पर वो भी विकसित हो चुका है। आगे देख लेते हैं, आश्चर्य नहीं है कि भारत खुद भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है। इसके कारण निम्न है, भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है। भारत विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5वां हिस्सा निवास करती है। पूरे विश्व का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, और 2023 तक हम लोग चीन को पार कर जाएंगे। ऐसा किसने कहा है? तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने कहा है। तो हम लोग 2023 तक विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएंगे। और जरा आप लोग विचार करिए, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, तो वह भला कैसे प्रासंगिक होगा? तो भारत अपने इस जनसंख्या परिरूप के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता की मांग कर रहा है। इसके अतिरिक्त भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, एक जीवंत लोकतंत्र है। और जो संयुक्त राष्ट्र है वो लोकतंत्र की प्रथा को बढ़ावा देता है, और जो विश्व का सबसे
सबसे बड़ा लोकतंत्र है वही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, स्थायी सदस्य नहीं है। स्थायी सदस्यों के पास ब्रह्मास्त्र होता है। जिस तरीके से महाभारत में चलाया गया ब्रह्मास्त्र कभी असफल नहीं होता, उसी तरीके से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल स्थायी सदस्यों को वीटो पावर हासिल होता है। और अगर वीटो कर दिया गया तो चाहे किसी भी प्रस्ताव पर बहुमत हो, अगर किसी एक सदस्य ने भी वीटो यूज किया तो वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है। इसीलिए भारत स्थायी सदस्यता चाहता है किसकी? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली अंग है कौन? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। या पूरे विश्व का अभी जो सबसे शक्तिशाली अंग है वह है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आगे भारत कहता है कि भारत ने सभी संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहलकदमियों में भाग लिया है। तो जितने भी जो भी इनिशिएटिव करता है संयुक्त राष्ट्र उसमें भारत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। चाहे जलवायु परिवर्तन हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे गरीब हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कोरोना महामारी के दौरान गरीब देशों को टीका का वैक्सीनेशन का निर्यात हो। तो ये भी आप देख रहे होंगे जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर वैश्विक समस्या को हल करने में वर्तमान में भारत अग्रणी रहा है। संयुक्त राष्ट्र के शांति बहाल करने के प्रयासों में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता नजर आ रहा है। आप जानते हैं जो अभियान है, जो पीस मिशन है संयुक्त राष्ट्र का, पीस कीपिंग फोर्स है, उसमें भारत के जवानों का महत्वपूर्ण हिस्सा कार्य करता है। और उसमें अगर पूरे विश्व भर के जवान कार्य करते हैं वैश्विक शांति कायम करने के लिए, और अगर उन सभी सैनिकों में से अगर जो सबसे अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो नैतिक रूप से सही है, जो लूट खसोट बलात्कार हिंसा से दूर रहते हैं, तो साथियों प्रिय आकांक्षियों वो भारत के ही सैनिक हैं। ये भी भारत कह रहा है। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी इसलिए भी उचित है क्योंकि वह तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। आप जानते हैं भारत विश्व शक्ति बनने की ओर देख रहा है। आजादी का अमृत काल चल रहा है और इस अमृत काल में हम लोग भारत को विश्व का एक प्रमुख शक्ति बनाना चाहते हैं। तो आगे देखते हैं, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया है और यह कभी भी अपने भुगतान से नहीं चुका है। तो संयुक्त राष्ट्र को जो कंट्रीब्यूशन होता है भारत लगातार समय पर देता है और कभी भी उससे चुकता नहीं है। तो ये भारत के प्रतिबद्धता को दर्शाता है किसकी ओर? संयुक्त राष्ट्र की ओर। इसीलिए भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का मांग कर रहा है कि हम सब चीज में आपको साथ दे रहे हैं लेकिन आप हमें ही दरकिनार कर रहे हैं। ऐसे प्रस्ताव आए हैं भारत को स्थायी सदस्यता के लिए। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सपोर्ट करते हैं लेकिन रोड़े को अटकाता है तो चीन अटकाता है। आगे देखते हैं, भारत इस बात से आगाह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है। इससे पता चलता है कि किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्व बढ़ रहा है। अगर हम लोग को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्यता मिल जाता है तो यह प्रतीकात्मक रूप से भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। इसलिए भी भारत इसकी सदस्यता चाहता है। किसी देश को अपनी इस बढ़ी हुई हैसियत का फायदा उसकी विदेश नीति में मिलता है। अगर आपकी साख एक ताकतवर देश के रूप में है तो आपका प्रभाव ज्यादा होगा। तो साथ ही ये जो बिंदु आप देख रहे हैं प्रिय आकांक्षियों, ये जो बिंदु आप देख रहे हैं इसको आप लिख सकते हैं मेंस में, प्रीलिम्स में, और बता सकते हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता क्यों मिलना चाहिए जिनको वीटो पावर हासिल होता है। आगे देख लेते हैं प्रमुख रोड़े कौन कौन से हैं भारत को सदस्यता मिलने में। तो आगे देख लेते हैं, कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता बनाने का विरोध करते हैं। कौन है? चीन है, पाकिस्तान है। सिर्फ पड़ोसी पाकिस्तान ही नहीं जिनके साथ भारत के संबंध दिक्कत तलब रहे हैं, बल्कि कुछ और भी देश चाहते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद में वीटोधारी स्थायी सदस्यता के रूप में शामिल न किया जाए। तो और कौन से देश हैं? तो चीन है। मिसाल के लिए कुछ देश भारत के परमाणु हथियार को लेकर चिंतित है। भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, लेकिन भारत की परमाणु नीति में कहा गया है कि हम तभी हमला करेंगे जब कोई हम पर पहले परमाणु हमला करेगा, और जब कोई पहले हम पर हमला कर दे उसके बाद हम नहीं विचार करेंगे उसने कितना किया, क्या किया, हम फिर अपने मर्जी से दागेंगे। गया, टाटा, बाय बाय। आगे देख लेते हैं, कुछ अन्य देशों का मानना है कि
एक पॉइंट और है कि कुछ और देशों का मानना है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में कठिनाई के कारण भारत स्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी रहेगा। ये तो बिना अनुचित तर्क है, यह केवल कपोल कल्पना है। कुछ अन्य देशों का मानना है कि उभरती हुई ताकत के रूप में अन्य देशों मसलन ब्राजील, जर्मनी, जापान और शायद दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करना पड़ेगा, जिसका यह देश विरोध करते हैं। तो अगर भारत को मिलेगा सदस्यता तो दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, जो ब्रिक्स है इसमें दक्षिण अफ्रीका हो गया, ब्राजील हो गया और जर्मनी हो गया, ये भी सदस्यता की मांग करेंगे। कुछ देशों का विचार है कि अगर सुरक्षा परिषद में किसी तरह का विस्तार होता है तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को जरूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सुरक्षा परिषद में इन्हीं महादेशों की नुमाइंदगी नहीं है। आप जानते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो P5 मेंबर हैं उसमें दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के सदस्यों की नुमाइंदगी नहीं है, तो हम लोगों को ऐसे देशों को शामिल करना चाहिए जो दक्षिण अमेरिका से हैं और अफ्रीका से भी हैं। तो ये कुछ चुनौती हैं। निष्कर्ष देख लेते हैं। इन सरोकारों को देखते हुए भारत और किसी देश के लिए निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन पाना मुश्किल लगता है, बहुत कठिन है भारत के लिए। चीन लगातार वीटो कर देगा साथियों। तो आइए प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। यूएनएससी का प्रमुख उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना है, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी सदस्य आपस में मिलकर करते हैं। गलत। ये जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं इनका चुनाव कहां से होता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से, संयुक्त राष्ट्र महासभा से, जहां 193 सदस्य, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है अभी। भारत सुरक्षा परिषद में सुधार का पक्षधर है और इसकी स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। तो आप देख रहे हैं यह वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, तीसरा वाला सही है और पहला वाला दूसरा वाला सही है, यानी कि 1 2 4 सही है, तीसरा गलत है। तो 1 2 4 कहाँ, यानी कि ऑप्शन चौथा सही होगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ में। मेरे साथ आप बने रहिए।